ये आकाशवाणी है। चर्चा का विषय है कार्यक्रम में वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे के अवसर पर प्रस्तुत है हाइपरटेंशन की रोकथाम, जांच और नियंत्रण पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में कार्डियोलॉजी विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर राकेश यादव और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। हर साल 17 मई का दिन वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे के रूप में मनाया जाता है। हाइपरटेंशन और रक्तचाप को नियंत्रित रखने के बारे में जागरूकता रखने के लिए इस दिन का बहुत महत्व है और 2023 यानी इस साल के लिए वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे की थीम है मेजर योर ब्लड प्रेशर एक्यूरेटली, कंट्रोल इट, लिव लॉन्गर। तो आज हम इस दिन के उपलक्ष्य में ये विशेष चर्चा लाए हैं जिसमें हम हाइपरटेंशन की रोकथाम, लक्षण और उसके नियंत्रण पर विस्तार से बात करेंगे। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं एम्स नई दिल्ली में डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोलॉजी से प्रोफेसर डॉक्टर राकेश यादव। डॉक्टर राकेश यादव, बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, नमस्कार डॉक्टर यादव। सबसे पहले हम हाइपरटेंशन डे के महत्व के बारे में आपसे एक कमेंट चाहेंगे। ये डे क्यों इम्पोर्टेंट है? देखिए, ये डे इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि दुनिया में ये माना जाता है कि जो हाइपरटेंशन है वो सबसे बड़ा साइलेंट किलर। क्योंकि अगर आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं है, और बहुत बड़ी बात कहते हैं कि पता तब लगता है जब ऑर्गन डैमेज हो जाता है, जब आदमी नापने जाता है। तो अब सबसे बड़ा इम्फेसिस है, और ये आप देखिएगा कि एडल्ट पॉपुलेशन में 15 से 20% तक लोगों में ब्लड प्रेशर पाया गया है। तो इतनी बड़ी महामारी है और ज्यादातर लापरवाही होती है। लोग मेजर नहीं करते, दवा नहीं खाते, छोड़ देते हैं, कहते हैं अरे अब सब ठीक चल रहा है, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी मैं क्यों दवा खाऊं। ये मानिए हार्ट फेलियर का, कोरोनरी आर्टरी डिजीज का, किडनी फेलियर का, दिमाग में जो स्ट्रोक होता है उसका सबसे महत्वपूर्ण कारण ब्लड प्रेशर है, जो एडल्ट पॉपुलेशन में 20% लोगों में पाया। तो कितनी सीरियस प्रॉब्लम है, कितना अनरिकॉग्नाइज्ड है, अनट्रीटेड है। इसलिए इस विश्व हाइपरटेंशन दिवस का बहुत महत्व है। डेवलपिंग कंट्री में है, डेवलप्ड कंट्री में है, और अंडर डेवलप्ड कंट्री में तो और ज्यादा है। बिल्कुल, आपने इस दिन के महत्व के बारे में बताया और आपने ब्लड प्रेशर की चर्चा की। और इस बार जैसा कि मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में चर्चा भी की कि थीम है मेजर योर ब्लड प्रेशर एक्यूरेटली, कंट्रोल इट, लिव लॉन्गर। यानी अपना ब्लड प्रेशर सही से जांचें, उसे कंट्रोल करें और लंबा जिएं। इस बार की जो ये थीम है उस पर हम आपसे जानना चाहेंगे कि ब्लड प्रेशर की सही जांच, उसे नियंत्रित रखना क्यों जरूरी है? देखिए, सबसे पहले तो ब्लड प्रेशर एक ऐसी चीज है जो नापने से ही पता लग सकता है। दुनिया में कोई ऐसा मेजरमेंट नहीं है कि बिना नापे आप पता लगा लें कि मुझे ब्लड प्रेशर है या नहीं। तो नापना बहुत जरूरी है। और अब तो हम ये कहते हैं कि बचपन में अगर कोई भी बच्चा एक बार डॉक्टर के पास किसी भी बीमारी के लिए जाता है तो डॉक्टर को एक बार उसका ब्लड प्रेशर जरूर मेजर करना चाहिए। 20 साल की उम्र में दोबारा करना चाहिए। अगर नॉर्मल है तो हर 10 साल में करना चाहिए। 40 के ऊपर हर 5 साल में करना चाहिए। तब जब नॉर्मल आ रहा हो, बढ़ा हुआ है तो फिर डॉक्टर की राय से नापें। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, 60 के ऊपर 6 महीने में, 70 के ऊपर भी आप हर 6 महीने में जरूर नापें, क्योंकि ये ब्लड प्रेशर धीरे धीरे उम्र के साथ। और दूसरी बात है, सही तरह से नापना बहुत जरूरी है। अक्सर होता है कि हम दौड़ के आए, सर में दर्द है, दिन भर का स्ट्रेस है, ब्लड प्रेशर नापा और 140/90 आ गया और हम घबरा गए कि मुझे तो हाइपरटेंशन है। नहीं है। ब्लड प्रेशर सही तरह नापने की एक प्री रिक्विजिट है जो आप अगर नेट पे जाएंगे तो मिल जाएगी। फिर भी हम संक्षिप्त में आपको बता देते हैं कि 10 मिनट तक आपने कुर्सी पे या बेड पे लेट के विश्राम किया हो, आपने पिछले 20 मिनट में कोई कॉफी, चाय या स्मोकिंग ना की हो, आपको उस समय कोई स्ट्रेस ना हो, कोई फीवर ना हो, कहीं दर्द ना हो रहा हो, अब सर में दर्द हो रहा है, ब्लड प्रेशर नापेंगे तो पड़ेगा। जब ये सारी चीजें हैं और आपने खाना ना खाया हो रही, खाना खाने के बाद नापेंगे तो बड़ा मिलेगा, तब अपना ब्लड प्रेशर नापिए। और जो डिजिटल ब्लड प्रेशर मेजरमेंट है वो बिल्कुल एक्यूरेट है, बट उसको नापना आना चाहिए कि कब कितने साइज का होना चाहिए, कहाँ बांधे, कितना टाइट बांधे। और पहली हमेशा याद रखिए, जब आप ब्लड प्रेशर नाप रहे हैं डिजिटल से तो पहली रीडिंग को ओमिट कर दीजिए। 1 मिनट के बाद दूसरी रीडिंग लीजिए, वो ज्यादा एक्यूरेट। ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात बताई कि हम ब्लड प्रेशर जरूर जांचते हैं, हमने लाइफस्टाइल का हिस्सा जरूर बनाया, लेकिन सही तरह से जांचें, ये बहुत जरूरी है। इस बारे में
हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि कई बार क्योंकि हम सेल्फ मेडिकेशन की ओर अब बढ़ चुके हैं, घरों में हमारे पास डिवाइसेस हैं, ब्लड प्रेशर जांचते हैं, कई बार एक अजीब क्रम देखा गया है घरों में कि हम एक बार ब्लड प्रेशर जांचते हैं, फिर 1 मिनट बाद दोबारा जांचने लगते हैं, मतलब ब्लड प्रेशर कई बार जांचते हैं एक दिन में। तो क्या ये भी अनुचित है कि हम बार बार ब्लड प्रेशर की जांच करते हैं? बिल्कुल ये अनुचित है। आपका है कि आप सुबह उठे, एक बार नाप ले और हफ्ते में कभी एक बार शाम को खाना खाने से पहले ना। तो ये बार बार नापना अपने आप में ब्लड प्रेशर बढ़ाएगा, क्योंकि इसका मतलब आप एंग्जाइटी के शिकार हो। जब भी आपको एंग्जाइटी होगी, स्ट्रेस होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। तो बार बार बिल्कुल ना नापे। हाँ, जैसे मैंने बताया कि जब आप आराम से नाप रहे हैं तो पहली रीडिंग मत देखें, उसके 1 मिनट बाद दूसरी रीडिंग लें, वो ज्यादा एक्यूरेट होती है। तो बस यही 2 बार लें, तो इतना ना परेशान हो कि अगर आपको ब्लड प्रेशर नहीं है तो जैसे मैंने उम्र के हिसाब से बताया कि कब कब आपको रिपीट करना है। ये नहीं कि आप 30 साल की उम्र में आपका ब्लड प्रेशर 120-80 और आप हर रोज ब्लड प्रेशर मेजर कर रहे हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। और जैसे मैंने बताया, जब स्ट्रेस में हो तो कृपया ब्लड प्रेशर ना नापें, क्योंकि वो फेलिशियस हाई होगा और फिर आपकी ओवर मेडिकेशन के शिकार होंगे। बहुत बार देखा गया कि आप ओवर मेडिकेशन के भी शिकार हो, तो वो भी हार्मफुल है। अंडर मेडिकेशन भी हार्मफुल है। इसलिए कहा सही तरह नापें और सही तरह उसका इलाज करें। दोनों सही होने बहुत जरूरी है। अंडर मेडिकेशन भी ना हो और ओवर मेडिकेशन भी ना हो, क्योंकि ओवर मेडिकेशन के भी बहुत प्रॉब्लम है। कभी आप चक्कर आएगा, आप बेहोश हो जाएंगे, आपका बीपी कम रहेगा। तो दोनों बुरी होती है ब्लड प्रेशर के इलाज। बिल्कुल। तो इससे पहले की चर्चा में आगे बढ़े, डॉक्टर यादव ये भी हमें बताते चलें कि जैसे ब्लड प्रेशर का जो सिस्टोलिक डिस्टोलिक जो एक रेंज है वो कितना होना चाहिए सही, क्योंकि हम अक्सर जांचते हैं फिर हम इंटरनेट पर सर्च करने लगते हैं, क्या होना चाहिए सही मापदंड? देखिए, अगर आप एक नॉर्मल इंसान है, आपको कोई डायबिटीज नहीं है, आपको कोई किडनी की प्रॉब्लम नहीं है, आपको पहले कोई हार्ट अटैक नहीं हुआ, तो 140-90 अभी भी माना जाता है बहुत कंट्रीज में। तो उसके ऊपर है तभी आप हाइपरटेंशन डायग्नोज करें। बट अगर आपको और बीमारियां, डायबिटीज है, आपकी किडनी फेलियर है, तो अब लोग रिकमेंड करते हैं कि 130-80 लाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। पहले ये होता था कि लोअर इज दी बेटर, बट लोअर इज दी बेटर लाने में आपको ज्यादा मेडिकेशन की जरूरत पड़ती है। तो अभी माना जाता है कि दवाएं तभी शुरू करें जब आपका परसिस्टेंट ब्लड प्रेशर 140-90 से ऊपर जा रहा हो, 3 से 6 महीने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के बाद। पर अगर आपको डायबिटीज है, किडनी फेलियर है, हार्ट के मरीज है, तो लापरवाही ना करें। हम थोड़ा लोअर थ्रेशोल्ड में ही दवाएं शुरू कर देते हैं और हमारा उद्देश्य होता है कि आपका ब्लड प्रेशर 130-80 के करीब आ जाए, वो आपके लिए ज्यादा है। डॉक्टर यादव, अक्सर किसी भी टेंशन या किसी भी तनाव को हम सामान्य रूप से, आपने भी सुना होगा, हाइपरटेंशन कह देते हैं कि इसे हाइपरटेंशन है। तो कैसे समझा जाए कि ये हाइपरटेंशन क्या है? हाइपरटेंशन के हम आपसे समझना चाहें कि लक्षण क्या है? बिल्कुल है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा। अक्सर हमारे पास लोग आते हैं कि डॉक्टर सर में दर्द हो रहा है, मुझे ब्लड प्रेशर के कारण सर में दर्द हो रहा है। हमने कहा आपका ब्लड प्रेशर 145/90 है, इससे आपके सर में क्यों दर्द होगा? सर में तो दर्द तब होगा कि सर की नसें फटने लगेंगी। ये आपको सर में दर्द हो रहा है, इस कारण आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा है। तो सबसे पहले अपने सर के दर्द का इलाज करें। आप देखें आंखों में स्ट्रेन तो नहीं है, आंखों की आपकी पावर तो नहीं चेंज हो गई है, आपको ग्लूकोमा तो नहीं है, आपको साइनोसाइटिस तो नहीं है, आपको माइग्रेन का हेडेक तो नहीं है, आपको स्ट्रेस का हेडेक तो नहीं है। तो ये बड़ी मिथ्या कि यूजुअली ब्लड प्रेशर साइलेंट किलर होता है। ये कोई सिम्टम नहीं क्रिएट करता। ये सिम्टम तब क्रिएट करता है जब आपकी सांस फूलने लग रही हो, आपका हार्ट बहुत मोटा हो गया, फेलियर की तरफ जा रहा हो, आपकी क्रिएटिनिन बढ़ने लगी हो। तो ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर है। मैं एक संदेश देना चाहता हूं कि कृपया ब्लड प्रेशर के सिम्टम से वेट ना करें कि अब मैं ब्लड प्रेशर मेजर कराऊं। जो मैंने आपको शुरुआत में बताया है कि एक नॉर्मल इंसान को कब कब अपना ब्लड प्रेशर मेजर करना चाहिए, किस फ्रिक्वेंसी में करना चाहिए, वो जरूर करें। ब्लड प्रेशर तो सब में होता है, हाई ब्लड प्रेशर के जनरली कोई सिम्टम्स नहीं होते। किताबों में लिखा है थकान होना, सर में भारीपन होना, पर बहुत मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इसलिए इसको साइलेंट किलर कहते हैं। जी, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही। और ये एक आंकड़ा भी है कि लगभग 46% लोगों को शायद इस बारे में जानकारी भी नहीं होती है कि हमारे अंदर हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन की कोई ऐसी चीज है भी या नहीं, जिसकी हम अक्सर इग्नोरेंस में अपनी जांच नहीं करते हैं। तो एक बात मैं आपसे यहाँ ये भी पूछना चाहूंगा डॉक्टर यादव कि उम्र बढ़ने के साथ हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर का कोई संबंध है, कोई खतरा है? बिल्कुल है। इसलिए तो जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, अगर आपका नॉर्मल ब्लड प्रेशर है, फिर भी हम रिकमेंड करते हैं कि हर 6 महीने में आप जरूर रिपीट चेक कराएं, क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ब्लड प्रेशर होने की संभावना बढ़ती है। इसका बिल्कुल क्लियर लीनियर रिलेशन है उम्र के साथ। और इसमें जेनेटिक फैक्टर भी बहुत होता है। अगर आपके माँ बाप को ब्लड प्रेशर है तो आपको होने की संभावना ज्यादा है। इसका और रिलेशन बहुत चीजों से, आपका वजन ज्यादा बढ़ा हुआ है, आप ओबेसिटी के शिकार हैं, आप ज्यादा नमक खाते हैं, इसका भी इनडायरेक्टली ब्लड प्रेशर बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान है। तो ये मान लीजिए बिल्कुल सही है
जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ रही है, नॉर्मल भी ब्लड प्रेशर आता है, तो उसकी फ्रीक्वेंट जांच जरूर करते रहिए। पता नहीं कब ये ब्लड प्रेशर आपको पकड़ ले, और जितना जल्दी इसका आप इलाज करेंगे उतना ही इसके लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन कम। बिल्कुल, आपने जेनेटिक की बात की, तो जो अगर हमारी फैमिली हिस्ट्री है हाई ब्लड प्रेशर की, तो क्या ये और ज्यादा जरूरी हो जाता है कि जो आगे आने वाली पीढ़ी है वो नियमित रूप से ब्लड प्रेशर की जांच करवाती रहे? बेशक करें, तो आपने बिल्कुल सही बताया है। जैसे मैंने बोला ना कि किस उम्र में अगर 30 साल में नॉर्मल है तो 10 साल बाद कराइए, इतनी जल्दी नहीं होगा। 40 साल में भी नॉर्मल आ रहा तो 5 साल बाद कराइए। 50 साल में भी नॉर्मल आ रहा तो हम रिकमेंड करेंगे कि 2 साल बाद कराइए। 60 में भी नॉर्मल आ रहा फिर भी हर 6 महीने में कराते रहिए। जब 70 साल 80 साल उम्र हो जाए तो हम तो अगर नॉर्मल है हम कहेंगे हर 3 महीने 2 महीने में जरूर मेजर करते रहिए, क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ता है इसकी संभावना बढ़ती है। मैं जिसके बारे में आपसे जानकारी चाहूंगा कि भारत, क्योंकि आप जानते हैं कि बहुत हमारे यहाँ डाइवर्सिटी है, गांव में लोग रहते हैं, शहरों में रहते हैं, महानगरों में रहते हैं। गांवों में ज्यादातर ये सुना जाता है कि ये तो शहरों की बीमारी है, हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, गांवों में इसका कोई असर नहीं है। कुछ कहना चाहेंगे इस पर? बिल्कुल गलत। आपने जैसे पहले का ये मिथ है, गांव में भी ब्लड प्रेशर का इंसिडेंस बहुत हाई है, क्योंकि वहाँ मेजरमेंट नहीं होता, कोई मेजर नहीं कराता। कहते अरे मैं तो ठीक ठाक चल रहा हूँ, मेरी उम्र 60 साल है, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सडनली उनको कुछ घाव हुआ, डॉक्टर के पास गए, घाव में डॉक्टर ने कहा सीधा लगाना, ब्लड प्रेशर नापा तो 170 बाई 110 आ रहा। फिर वो कहे डॉक्टर साहब मुझे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मैं तो बिल्कुल खूब खेती करता हूँ। नपवाइए ब्लड प्रेशर, और नापना ही बहुत जरूरी है। इसलिए आपने बहुत बार देखा होगा आजकल सरकार भी कैंपों में इंफेसिस दे रही है कि गांव में करीब करीब सारे एडल्ट का एक बार ब्लड प्रेशर जरूर मेजर हो जाए, एक बार डायबिटीज जरूर चेक हो जाए, क्योंकि हम डायबिटीज कैपिटल भी हैं, हाइपरटेंशन कैपिटल भी वर्ल्ड के हैं, और हार्ट की बीमारियों के तो वर्ल्ड के कैपिटल हम हो ही चुके हैं, तो हम सब चीज के कैपिटल हो चुके हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि गांव वालों को भी ये मैसेज है कि कभी जाए तो एक बार ब्लड प्रेशर नपवा लें अगर आपकी उम्र जाए। डॉक्टर यादव, अभी हमने बढ़ती उम्र की बात की, लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि अनियमित जीवन शैली, तनावपूर्ण माहौल और खान पान की जो गलत आदतें हैं, उसकी वजह से युवा भी इससे प्रभावित हो रहे हैं। क्या आप इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे कि जो अडोलेसेंट एज है, युवा हैं, उनमें हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन की समस्याएं कितनी ज्यादा बढ़ रही हैं? कितना चिंताजनक है? युवाओं में भी बहुत ज्यादा बढ़ने लगा है। क्यों? ओबेसिटी बहुत बढ़ गई है। अभी कुछ सर्वे दिल्ली में हुआ कि जो 10वीं 11वीं के छात्र हैं पब्लिक और प्राइवेट स्कूलों में 22% छात्र ओबीस है, उसमें से 15 से 20% प्री ओबीस है। ओबेसिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है। दूसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट कारण है ड्रग इनटेक, स्मोकिंग और अदर ड्रग्स, जो इलिसिट ड्रग्स हम कहते हैं। तीसरा है सॉल्ट। आजकल जंक फूड में क्या होता है, पैक्ड फूड में क्या होता है, सॉल्ट होता है, क्योंकि सॉल्ट प्रिजर्वेटिव होता है। तो आप देखेंगे सॉल्ट का इंटेक बहुत ज्यादा हो गया। और चौथा है हम पसीना बहाते नहीं, हम एसी में रहते हैं, तो वो सॉल्ट और आप पे हार्मफुल होता है। तो ये, और आपने बिल्कुल सही बताया, हमारी जीवन शैली स्ट्रेसफुल है, हमारी स्लीप प्रॉपर नहीं है, तो ये सारी चीजें मिलके युवाओं में भी ब्लड प्रेशर क्रिएट कर रही हैं। और हम बहुत देख रहे हैं, बहुत युवा हम देख रहे हैं जिनका ब्लड प्रेशर बढ़ा है, उनको हमें इलाज करना। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कुछ डिफेक्ट है जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ गया, वो एक अलग चीज है, हमने डिफेक्ट को ठीक कर दिया, ब्लड प्रेशर ठीक हो गया। पर जिसको हम इडियोपैथिक हाइपरटेंशन, प्राइमरी हाइपरटेंशन कहते हैं, इसका कारण कुछ नहीं होता, ये सब कारण है इसके। इसलिए मैं युवाओं से अनुरोध करूंगा कि एक तो अपना वजन कंट्रोल रखें, एक्सेसिव सॉल्ट की तरफ ना जाएं, प्रॉपर स्लीप लें, एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। हैवी अल्कोहलिज्म ब्लड प्रेशर बढ़ाता है, टोबैको इंटेक ब्लड प्रेशर बढ़ाता है। तो ये सारी चीजें अपनी लाइफस्टाइल से हटाइए, क्योंकि ब्लड प्रेशर के बारे में कहते हैं ये साइलेंट किलर है। ये जब चीज डैमेज कर देता है तब पता लगता है, और हम कहते हैं अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई शेर, जब किडनी डैमेज हो चुकी है। तो आप कंट्रोल करिए, मैं मना नहीं करता मत करिए, लेकिन बहुत लेट हो चुका हो। बिल्कुल, बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने बताई। और एडोलेसेंट एज के जो किशोर किशोरियां हैं, उनके बारे में मैं ये सवाल भी जरूर आपसे पूछना चाहूंगा कि हम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं, रात रात भर सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं, क्या इससे भी कुछ असर होता है? बिल्कुल है। जब देखिए आपकी जो बायोलॉजिकल क्लॉक है, जो भगवान ने हमें बनाया है, सारे जानवर सूरज उगते ही जगते हैं और सूरज अस्त होने में सो जाते हैं। हम उसको मनुष्य के रूप में बढ़ गए, तो हम सबकी जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो सूरज से डिपेंड है। इसलिए हमारे बुजुर्ग क्या कहते थे कि सूरज की रोशनी के साथ उठ जाओ, और सूरज की रोशनी जब खत्म हो जाए, तो पहले क्या होता था, हम लोग काम करके सो जाते थे। तो ये बहुत जरूरी है युवाओं को समझना, जो बायोलॉजिकल क्लॉक है उसके शरीर के डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल है। आप रात भर जगेंगे और सुबह सोएंगे, आपकी स्लीप
साइकिल पूरी नहीं होगी। और स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बिल्कुल। स्ट्रेस में रहेंगे, फिर आप क्या करेंगे रात भर? आप जंक फूड खाते रहेंगे कि आपको रात भर जगना है। ये जो हैबिट है, इसलिए हमेशा कहा जाता है आप क्या योगा में चले जाइए। आप अगर योगा में जाएंगे तो सबसे पहले क्या कहते हैं, अपनी लाइफस्टाइल को ठीक कीजिए। इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका एक, हम ये नहीं कहते कि आप कह रहे हो उसका साइंटिफिक तर्क नहीं है, बिल्कुल है, साइंटिफिकली प्रूव है। प्रॉपर स्लीप, टाइमली स्लीप आपके शरीर में ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करती है। जी जी जी। अब आपने एक्सेसिव सॉल्ट की जो बात कही, उस पे हम देखते हैं कि हम बड़ी मात्रा में खाने में नमक का इस्तेमाल करते हैं, जिसका आपने बताया, और हमारे शरीर में हाई ब्लड प्रेशर को जो बढ़ाता है। एक आंकड़ा इससे संबंधित मैं अपने श्रोताओं के साथ शेयर करूंगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO का ये आंकड़ा है कि एक दिन में औसत नमक के इस्तेमाल को लेकर जो गाइडलाइंस हैं, उसमें कहा गया है कि रोजाना हर व्यक्ति को, अगर मैं सही हूं डॉक्टर साहब, 6 ग्राम नमक का इस्तेमाल करना चाहिए, जबकि भारत में नमक का खाने में औसत प्रयोग 11 ग्राम है। क्या ज्यादा नमक का इस्तेमाल ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारियों और हाइपरटेंशन जैसी समस्याओं को जन्म देता है? एक बार संक्षेप में आप इस बारे में भी एक स्पेसिफिक आंसर बिल्कुल है, बिल्कुल है। इंक्रीज सॉल्ट इंटेक आपकी बॉडी में ब्लड प्रेशर बढ़ाता है। हमें 5 ग्राम सॉल्ट खाना चाहिए। अगर हम फार्मर हैं, हम दिन भर धूप में काम करते हैं, तो 10 से 12 ग्राम ठीक, पर जो नॉर्मल लोग हैं उन्हें 5 ग्राम से ज्यादा नहीं खाना चाहिए। तो जितना आप सॉल्ट लेंगे उतना वाटर रिटेन करेंगे, उतना आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। तो सॉल्ट का ब्लड प्रेशर से डायरेक्ट रिलेशन है। बिल्कुल आपने सच कहा, और ये भी सच कहा कि हमारा औसतन, अब गांव में भी सॉल्ट का इंटेक बढ़ गया। बिल्कुल, पर बिल्कुल। गांव में क्योंकि हम बहुत स्वेट करते हैं, बहुत पसीना हमें निकलता है, तो वो सॉल्ट आपका कंज्यूम हो जाता है। तो शहरों में हम तो 24 घंटे एसी में रहते हैं। हमें अगर 5 ग्राम से ज्यादा सॉल्ट खाना है तो फिर ब्लड प्रेशर को आमंत्रित करना है। ये आप बिल्कुल ट्रू, और आपने सही जानकारी हमारे दर्शकों को दी। डॉक्टर साहब, आंकड़ा है कि जो हार्ट अटैक के 62% मामलों की वजह हाइपरटेंशन होती है, और भारत में कार्डियोवैस्कुलर बीमारियों से लगभग 23% लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो जो हार्ट अटैक है या हाइपरटेंशन से कितना इसका संबंध है, इस बारे में भी हमारे श्रोताओं को बताएं। हाँ, जैसे 2 चीज होती है। एक तो होता है कोरोनरी आर्टरी डिजीज की, आपकी आर्टरी जो थी उसमें ब्लड क्लॉट हो गया और सडन सीवियर पेन हुआ और आपका हार्ट की मसल डेड हो गई। दूसरा होता है हार्ट फेलियर, कि हमारा हार्ट फेल हो गया। तो हाइपरटेंशन हार्ट फेलियर का सबसे इंपॉर्टेंट कारण है इससे। हाँ, ये भी माना जाता है कि अगर आपको ब्लड प्रेशर ज्यादा है और आपको कोरोनरी आर्टरी डिजीज है, तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज से कॉम्प्लिकेशन बहुत ज्यादा है। तो बिल्कुल है, हार्ट अटैक अगर आप हार्ट फेलियर के रूप में देखें तो ब्लड प्रेशर सबसे इंपॉर्टेंट कारण है। और जिन आदमियों को हार्ट की बीमारी है, किसी भी तरह की हार्ट की बीमारी है, उनके वॉल खराब है, उनका हार्ट की मसल डैमेज है, उनको कोरोनरी आर्टरी डिजीज है, उनके हार्ट में कोलेस्ट्रॉल, जिसे हम एंजाइना कहते हैं, एंजाइना हो रहा है, उनको हार्ट अटैक हो चुका है, उनमें अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो कॉम्प्लिकेशन होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा हो जाती है। बिल्कुल आपने सही कहा है कि जो हृदय के रोगी हैं वो अपना ब्लड प्रेशर को तो बहुत रिलीजियसली कंट्रोल करें, और आप हृदय के रोगी नहीं भी हैं तो नहीं करेंगे तो हृदय रोग को आमंत्रित करेंगे। इससे दोनों कंडीशन में ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना, और कितना कंट्रोल करना है ये अपने डॉक्टर से जरूर पूछिए कि हम चाहते हैं कि आपका ब्लड प्रेशर 120/80 रहे या 130/80 रहे या 140/90 में भी हम खुश हैं। ये आपकी और कोमॉर्बिडिटी पे डिपेंड करता है। जी, तो अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, एक सवाल मेरे मन में आ रहा था कि अक्सर फिटनेस के लिए बहुत ज्यादा हम जिमिंग, प्रोटीन सप्लीमेंट्स लेते हैं, जिमिंग करते हैं, बहुत एक्सरसाइज करते हैं। क्या हमारे हार्ट पर या ब्लड प्रेशर पर इसका कोई असर होता है हाइपरटेंशन के लिए? क्या इसको भी एक कोई जिम्मेदार कारण हम मान सकते हैं? अगर आप कार्डियक एक्सरसाइज करते हैं, आप दौड़ते हैं, उसका ब्लड प्रेशर से संबंध ज्यादा नहीं, और अगर कम करता है, आपका वजन कम करेगा, कम करता है। लेकिन जितनी भी हैवी वेट एक्सरसाइज है और जो एक्सट्रीम जिमिंग कहते हैं, जिसे मेरा मानना है कि अगर आप करने जा रहे हैं तो एक बार अपने डॉक्टर से अपना ब्लड प्रेशर जरूर नाप लें, और समय समय पर जरूर नापते रहें। तो बिल्कुल सही है कि उन एक्सरसाइज से ब्लड प्रेशर बढ़ने की संभावना ज्यादा होती है। और सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आपको हाइपरटेंशन है तो वो बीमारियां आपके हृदय पे वो एक्सरसाइज आपके हृदय पे ज्यादा असर डालती हैं, आपके हृदय की मसल मोटी हो जाती है। तो अगर आप एक्सट्रीम एक्सरसाइज और जिमिंग करते हैं तो एक डॉक्टर से अपना ब्लड प्रेशर जरूर चेक करा के जाए, एक बार पर। हाइपरटेंशन के 2 मैं फेजेस पढ़ रहा था डॉक्टर साहब, एक प्राइमरी हाइपरटेंशन, सेकेंडरी हाइपरटेंशन, कोई अंतर है इनमें? बताना चाहेंगे आप इस बारे में कुछ? फेज नहीं है। सेकेंडरी हाइपरटेंशन का मतलब है कोई कारण मिल गया हमें, जैसे आपकी आर्टरीज, हार्ट से जो ब्लड निकलता है अल्ट्रा, वो आर्टरी नैरो हो गई, आपकी किडनी फेलियर है, वो सेकेंडरी हो गया, उसके कारण ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है।
तो सेकेंडरी हाइपरटेंशन में अच्छा ही क्या है, तो कॉज ट्रीट कर लो तो ब्लड प्रेशर शायद ठीक हो जाए। प्राइमरी हाइपरटेंशन में हमें कोई कारण नहीं मिलता, जी जी जी। ऑब्वियस कारण नहीं मिलता। तो ये दो एक डिस्टिंक्ट एंटिटी है, प्राइमरी हाइपरटेंशन और सेकेंडरी हाइपरटेंशन। तो हम हमेशा कहते हैं यंग एज में अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा है तो सेकेंडरी हाइपरटेंशन होने की संभावना ज्यादा है। तो अगर आपका 20 साल की उम्र में आपको ब्लड प्रेशर है तो डॉक्टर को दिखाइए ना कि सर टैबलेट खा लेंगे ठीक हो जाएगा, इसका मतलब आपको सेकेंडरी हाइपरटेंशन की संभावना ज्यादा है। हम देखेंगे कि आपका ब्लड प्रेशर का कोई कारण तो नहीं है जिसके कारण बढ़ा है, कभी कभी उस कारण को ट्रीट कर देते हैं और ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाता है। तो हमारे शरीर के जो दूसरे अंग है, जैसे किडनी का आपने जिक्र किया, और कौन से कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, थोड़ा आप बताएं। बिल्कुल है, ब्लड प्रेशर अगर आपका, पहली बात तो किडनी की बीमारी से ब्लड प्रेशर बढ़ता है क्योंकि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में किडनी का बहुत बड़ा रोल है। अगर किडनी की जो आर्टरी है वो नैरो हो जाए तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, किडनी खराब हो जाए तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। उल्टा अगर आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा तो किडनी खराब हो जाती है। सेम थिंग है, आपका हार्ट फेलियर, हार्ट की मसल मोटी हो जाएगी, हार्ट की मसल फैलने लगेगी, हार्ट का फंक्शन कम हो जाएगा। ब्लड प्रेशर से आपके ब्रेन में स्ट्रोक हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है और जाके क्लॉट फंस सकता है। और ब्लड प्रेशर से तो सब होता है, हम तो कहते हैं जहां जहां ब्लड है, इम्पोर्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट कारण है ब्लड प्रेशर बढ़ने का, अनकंट्रोल हाइपरटेंशन का इम्पोर्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट कारण है। तो ये मान लीजिए कि शरीर में जहां जहां ब्लड जाता है, जी, आंखों की, आप ये देखिए अगर आंखों के डॉक्टर के पास जाएंगे तो अनकंट्रोल हाइपरटेंशन से आंखों की रोशनी भी जा सकती है। तो आप ये मान लीजिए जहां जहां ब्लड जाता है वो वहां वहां उस ऑर्गन को डैमेज करता है। तो हम तो कहते हैं कि अगर अनकंट्रोल हाइपरटेंशन सिर्फ बालों को नहीं खराब करता क्योंकि बालों में ब्लड नहीं जाता, नाखूनों को नहीं खराब करता कि नाखूनों में ब्लड नहीं जाता, पर शरीर के हर अंग को खराब कर सकता है। इसलिए ब्लड प्रेशर कंट्रोल बहुत जरूरी है। जी डॉक्टर साहब, इससे पहले कि हम इसके उपचार और इलाज पर आए, हम एक सवाल मेरे मन में ये भी आ रहा था, प्रेगनेंसी से जुड़ा हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर का एक टर्म मैं पढ़ रहा था, जेस्टेशनल हाइपरटेंशन, इसके बारे में थोड़ा हमारे श्रोताओं को बताएं। जिस महिला को प्रेगनेंसी के समय ब्लड प्रेशर बढ़ता है, उसके पहले ब्लड प्रेशर नहीं होता, बट प्रेगनेंसी के समय बढ़ता है, उसको जेस्टेशनल हाइपरटेंशन कहते हैं। और ये उस महिला और बच्चे दोनों के लिए ठीक नहीं है। और अगर आपको प्रेगनेंसी में, इसलिए आप जब भी प्रेग्नेंट औरत फॉलो अप में जाती है और ये गवर्नमेंट की गाइडलाइन है, चाहे आंगनबाड़ी वर्कर के पास जाए, हर जगह लिखा कि इस समय उसका ब्लड प्रेशर मेजर करना है। और अगर प्रेगनेंसी के समय आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो अपने गायनेकोलॉजिस्ट से जरूर संपर्क करें, इसका इलाज जरूर कराएं। लापरवाही बिल्कुल ना करें कि अरे नहीं इन दवाओं से बच्चे पे असर होगा, बिल्कुल नहीं है। कुछ दवाएं इतनी सेफ है प्रेगनेंसी में जो बच्चों पे कोई असर नहीं डालती। तो अगर प्रेगनेंसी में हाइपरटेंशन आया है तो मैं उन सब महिलाओं, सब बहनों से अनुरोध करूंगा, इग्नोरेंस ना करें, क्योंकि प्रेगनेंसी में अगर हाइपरटेंशन कंट्रोल ना हुआ तो बहुत कॉम्प्लिकेशन प्रेगनेंसी के होते हैं। जी जी। तो क्या ये जो सामान्य दूसरे तरह का हमारे शरीर में हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर है, उससे कुछ अलग है? हाँ, थोड़ा इसका मैकेनिज्म अलग है, इसकी दवाएं भी थोड़ी अलग हैं, जो सेफ है, बच्चों के लिए सेफ है, तो पेट में बच्चा है तो इसका मैकेनिज्म भी अलग है। बट आप, और ये माना जाता है कि जिनको प्रेगनेंसी में हाइपरटेंशन होता है, प्रेगनेंसी होने के बाद अमूमतः वो कंट्रोल हो जाता है। बट ये महिलाएं दोबारा जब प्रेग्नेंट होती हैं तो उनमें ज्यादा संभावनाएं ब्लड प्रेशर की होती हैं, और कुछ महिलाओं में तो ब्लड प्रेशर परसिस्टेंट हाई बढ़ता ही रहता है। अगर प्रिवेंशन की हम अब आपसे चर्चा करना चाहें तो उपचार क्या है इसका, मतलब क्या हमारे पास लाइफस्टाइल के अलावा भी मेडिकेशन को लेकर आप दोनों स्तर पर हमारे श्रोताओं को बताएं? बिल्कुल, आप ऐसा मत कहिए। आज के समय ब्लड प्रेशर का अगर कोई मुझसे ये कहे कि इलाज क्या, तो मैं कहूंगा इतना एडवांस हो चुका है, इतनी टाइम टेस्टेड दवाएं आ चुकी हैं, इतनी सेफ दवाएं आ चुकी हैं। बट सबसे पहले हम हमेशा कहते हैं लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन। आप अपना वजन कम करना शुरू करें, आप नमक कम खाना शुरू करें, फाइबरस फूड खाना शुरू करें, आप थोड़ा सा वॉक करें, एरोबिक एक्सरसाइज करें, 45 से आधा घंटे हफ्ते में 5 दिन वॉक करें, चलें जब तक चल सकें, वो भी दिन में चलें, सीढ़ियों पर चलें, लिफ्ट कम इस्तेमाल करें, नमक कम खाएं, स्मोकिंग को नाना टाटा बाय बाय करें, अल्कोहल भी बहुत मॉडरेशन पे लें, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मैं कहता हूँ, अच्छी नींद सोएं और स्ट्रेस फ्री रहें। तो ये तो लाइफस्टाइल की बात आ गई। अब आपने कह दिया लाइफस्टाइल मैंने मॉडिफाई कर ली, मैं हमेशा कहता हूँ उतनी लाइफस्टाइल मॉडिफाई करो जो सस्टेन कर सको। कुछ लोग आते हैं, डॉक्टर मैंने 1 महीने की छुट्टी ले ली और मैं बिल्कुल सात्विक जिंदगी जीने लगा हूँ। हमने कहा 1 महीने के बाद, डॉक्टर वो तो संभव नहीं। हमने कहा फिर आपकी लाइफस्टाइल चेंज नहीं हुई। लाइफस्टाइल वही होती है जो आप अपनी उम्र भर सस्टेन कर सके। तो जब आपने कर ली, उसके बाद भी आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, तो हम दवाएं शुरू करते हैं। हमेशा दवाएं लो डोज से शुरू करते हैं, कभी बहुत हाई डोज में नहीं जाते, लो डोज से शुरू करते हैं। हर 2 हफ्ते में ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं। और एक नॉर्मल इंसान में ब्लड प्रेशर का जो कंट्रोल करने का टारगेट है वो 4 से 6 हफ्ते तक होता है।
हम 2 महीने तक वेट करते हैं, नहीं कि हर दूसरे दिन दवा बढ़ाने लगे। अक्सर लोगों में पैनिक होता है, अरे डॉक्टर साहब दवा तो दी, ब्लड प्रेशर कम नहीं हुआ। हम कहते हैं इन दवाओं के असर आने में समय लगता है। तो एक बार हम जब दवाएं टाइट्रेट कर लेते हैं कि आप 3 महीने में कि आपको इस दवाओं की इस मात्रा से आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल है, तो हम उसको कहते हैं जिंदगी भर कंटिन्यू रखिए। बीच बीच में ब्लड प्रेशर मेजर करते रहिए, क्योंकि अमूमन ये पाया गया है कि ब्लड प्रेशर की दवाओं की रिक्वायरमेंट धीरे धीरे बढ़ेगी अगर आपकी लाइफस्टाइल, तो आपने अगर लाइफस्टाइल अच्छी कर रखी है तो। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, एक बार ब्लड प्रेशर कंट्रोल दवाओं से हो जाए तो बड़ी मानसिकता होती है कि डॉक्टर बंद हो गया, दवा छोड़ देते हैं। बिल्कुल मत छोड़िएगा। बहुत बार मरीज क्या कहता है, डॉक्टर साहब मैंने तो 1 हफ्ते से दवा छोड़ दी है, फिर भी मेरा ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो गया है। गलत है, ये फिर बढ़ेगा। और जो ये अप्स एंड डाउन्स होते हैं वो ज्यादा खतरनाक होते हैं। एक बार आपकी ब्लड प्रेशर की दवा शुरू हो गए, और एक सिंपल जो आम पब्लिक का मैसेज है, कोई जरूरत नहीं महंगी दवाएं खाने का ब्लड प्रेशर के लिए। जो हमारी टाइम टेस्टेड पुरानी दवाएं हैं, आज भी 50 पैसे पर डे आपकी डोज होती है। कृपया करके आप वो भी खाएं, वो भी इक्वली इफेक्टिव है। थोड़े बहुत साइड इफेक्ट जाता है, थोड़े बहुत, वो भी बहुत मेजर साइड इफेक्ट नहीं है। तो ब्लड प्रेशर के बारे में कहते हैं कि इसकी दवा एक बार शुरू हो गई तो आप खाते रहें, लापरवाही ना करें, ओवर द काउंटर ट्रीटमेंट अपना ना करें, क्योंकि बहुत वैरायटी की दवाएं होती हैं। कुछ बीमारियों में ये ब्लड प्रेशर में देते हैं, कुछ ब्लड प्रेशर की वैरायटी में ये दवा उपयोगी है, कुछ ब्लड प्रेशर की वैरायटी में ये दवा उपयोगी है। अगर आपको हार्ट डिजीज है तो ये ब्लड प्रेशर की दवा उपयोगी है, आप डायबिटीज है तो ये उपयोगी है। तो ब्लड प्रेशर एक सिंपल एंटिटी नहीं है। तो कृपया करके अपने डॉक्टर से संपर्क करें, और एक बार दवा शुरू हो जाए तो कृपया करके बंद ना करें। बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने बताई। खान पान के बारे में भी थोड़ा बताएं, क्योंकि ब्लड प्रेशर जिनका कंट्रोल है उनको क्या सावधानी रखनी चाहिए खाने पीने के मामले में अपने रूटीन, और साथ में उनके उसके बारे में भी बताएं जिनको हाई ब्लड प्रेशर है, दोनों के बारे में आप बताएं। देखिए सिंपल बात है, अगर हम मुझसे आप पूछेंगे तो खाना वो खाइए जिससे आपका वजन ना बढ़े। दूसरी बात, कम कम खाइए, बार बार खाइए। तीसरी चीज, नमक कम खाइए, फाइबर्स इंटेक बढ़ाइए। अगर आप सलाद खा सकते हैं, फ्रूट खा सकते हैं तो बिल्कुल खाइए। चौथी बात, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट खाइए, चीनी को बाय बाय। जितनी भी सफेद चीज है, नमक, चीनी, पॉलिश्ड राइस, उनको बाय बाय कहिए। और सबसे महत्वपूर्ण है अच्छा तेल। अच्छा तेल का मतलब जिस तेल में अनसेचुरेटेड फैट ज्यादा है। तो हमारा मस्टर्ड ऑयल में तो 80% अनसेचुरेटेड फैट है, उसको खाते हैं तो खाते रहिए। जिस फैट में सेचुरेटेड फैट ज्यादा है उसको अवॉइड करिए। और जंक फूड मत खाइए। घर का हमारा दाल चावल रोटी सब्जी सलाद ये सब आती थी ना, वो खाइए। और अगर वजन कंट्रोल है, शुगर कंट्रोल है, नमक कम खा रहे हैं, तो यही आपके लिए आइडियल खाना है। और जो भी लोग कहते हैं कि रात में 11 बजे के बाद मत खाइए, 10 बजे के मत खाइए, इंटरमिटेंट फास्टिंग करिए, वो सब इंडिविजुअल आदमियों पे डिपेंड करता है। बट खाने के लिए मैंने कभी ये बहुत होता था, हमने तो फैट खाना ही छोड़ दिया, हम तो बॉइल्ड खाना खाते हैं, ये भी गलत है। आपके एसेंशियल फैटी एसिड्स कहाँ से आएंगे? फैट से तो आएंगे नहीं। अगर आपके बॉडी में एसेंशियल फैटी एसिड जाएंगे तो बहुत और कॉम्प्लिकेशन क्रिएट होंगे। तो फैट भी जो रिकमेंडेड है 20% कैलोरीज फैट से होनी चाहिए। अगर नॉर्मल आदमी है तो 25 से 30% तक भी फैट से होनी चाहिए। बट अच्छा फैट खाएं, अच्छी कार्बोहाइड्रेट खाएं, जो भगवान ने कार्बोहाइड्रेट दिया, फ्रूट्स में दिया, सब्जियों में दिया, अनाज में दिया, वो आपके लिए ठीक है। और आपने जो कार्बोहाइड्रेट बनाया, क्या जंक फूड बनाए हैं, चीनी बनाई है, चीनी से बनी चीजें बनाई है, वो हानिकारक है। सेम थिंग, जो भगवान ने, नेचर ने हमको ऑयल दिया है, सरसों का तेल है, सब खाइए। बट जो हमने ऑयल बनाया, हमने क्या बनाया, हमने डालडा बनाया है, वो गलत है। हमने सेचुरेटेड फैट, ट्रांस फैटी एसिड्स बनाए हैं, वो गलत है। हम डीप फ्राई करते हैं, वो गलत। ये अगर आपकी लाइफ स्टाइल रहेगी तो हमें लगता है कि लाइफस्टाइल खाने में और कोई मॉडिफिकेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है। और डॉक्टर यादव, क्या आप जैसे विशेषज्ञ योग, प्राणायाम और एक्सरसाइज की भी सलाह देते हैं हमारे श्रोताओं को कि वो भी क्या? मैं सलाह ही नहीं देता, मैं कहता हूँ कि अपने जीवन में योग और एक्सरसाइज को ढाल लो। योग क्या है? योग एक फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है। जी जी जी। योग एक मेंटल एंड स्पिरिचुअल एक्सरसाइज है। जब एक्सरसाइज में स्पिरिचुअलिटी और मेंटल फीलिंग आपकी ऐड हो जाए तो योग करें, चाहे वॉक करें, आप कोई भी फॉर्म में करें। और योग को तो मैं सबसे ऊपर रखता हूँ। अगर आप अच्छा आधा घंटा योग, 1 घंटा योगा करते हैं तो ये मान लीजिए बहुत बीमारियों से आप बच पाएंगे। तो योग को तो हम बहुत ऊपर रखते हैं। और हम एडवाइस, क्योंकि अब लोगों को लगता है ना, आप घर में 1 घंटे क्या करें, अकेले योग क्या करें, हम टहलाते हैं, वो भी ठीक है। बट अगर आप कर सकते हैं, खासकर डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज आपके ब्लड प्रेशर के लिए बहुत अच्छी होगी। डॉक्टर राकेश यादव, बहुत बहुत धन्यवाद। वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे के अवसर पर आपने जागरूक किया, हमारे श्रोताओं को जानकारियां साझा की, हमसे आप जुड़े, चर्चा में शामिल हुए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे के अवसर पर सुन रहे थे हाइपरटेंशन की रोकथाम, जांच और नियंत्रण पर चर्चा।
इसमें भाग ले रहे थे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में कार्डियोलॉजी विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर राकेश यादव और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भी भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsttalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।